हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 63। देखिए यहाँ पर आज हम लोग जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के बारे में बात करेंगे। यानी इसका गठन किस प्रकार से हुआ, ये कैसे कार्य करता है, ठीक है, और किस तरह ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और कैसे ये समन्वय स्थापित करके राज्यों में आपदा के दौरान राहत कार्य करवाता है। तो वो सब हम इस अध्याय के तहत देखेंगे, ठीक है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी जो है एक दिवसीय एग्जाम से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज आने वाली है बहुत जल्द, 1 या 2 दिन में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं आपकी एनडीएमए की स्थापना की। एनडीएमए की स्थापना किस तरह से, इसकी पृष्ठभूमि बनी, क्यों स्थापना हुई, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश जो विविधताओं भरा देश है, यानी कि हमारे यहाँ कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर पठारी इलाका है, कहीं रेगिस्तान है, ठीक है, कहीं समुद्र है। यानी कि हमारा पूरा देश ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह से पूरा एक जैसा इसका स्थलीकृत ढांचा हो गया, अलग अलग ढांचा है। तो अलग अलग ढांचा होने की वजह से यहाँ पर जो है आपदाएं भी आती रहती हैं। कहीं कहीं जो है समुद्र तटीय तूफान जो है वो परेशान करते हैं, कहीं पर भूकंप परेशान करते हैं, ठीक है। तो ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को हमेशा तत्पर रहने की जरूरत है। सरकार जो हमेशा अगर तत्पर रहेगी तो यकीन मानिए जान माल की हानि भी कम से कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो विचार आया तो यहाँ पर 1999 में यानी भारत सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया। इसके बाद क्या था कि भाई गुजरात में 26 जनवरी वाले दिन एक काला अध्याय लिखा गया था यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हमेशा गुजरात के इतिहास में जो गणतंत्र दिवस हमारा जो होता है उसे एक यानी कि शोक के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों बच्चे मारे गए थे। 26 जनवरी वाले दिन 2000 के टाइम पर एक बड़ा ही भयानक भूकंप आया था पूरे गुजरात में, जिसमें लगभग आधा गुजरात खत्म हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी और समिति की जिम्मेदारी यही थी कि आपको आपदा प्रबंधन पर अपना एक योजना बनाकर देना है, एक खाका खींच कर देना है कि कैसे आपदा प्रबंधन के विषय में हम सक्रिय हो जाएं, कैसे आपदा प्रबंधन को हम रोकने के लिए कोई एक नया जो है आयोग वगैरह या फिर एक नया कोई जो है आयोग या फिर नया कोई एक कार्यकारी क्षेत्र खोलें जिसके जरिए हम आपदाओं को जल्द से जल्द निपटा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब देखते हुए फिर बाद में एक और आपदा तब तक आ गई, तब तक एक आपदा आई थी सन 2004 में, सुनामी, ठीक है। आपने देखा होगा दिसंबर के महीने में एक भयानक सुनामी आई थी, सुनामी में लाखों लोग प्रभावित हुए थे इसमें, ठीक है। तब भारत सरकार को यहाँ पर अब जरूरत लगी कि भाई अब यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्होंने फिर लेके आई है, ठीक है। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इसी के बाद इन्होंने अधिनियमित कर दिया। तो ये इनकी कुछ पृष्ठभूमि थी जिसके तहत इन्होंने एनडीएमए की स्थापना की है। तो 1 बाय 1 करके नोट कर लेना यहाँ पे कि भारत सरकार ने यहाँ पर ये गठन किया, ये पहला पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कि वर्ष 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है, इसको अधिनियमित कर दिया, ठीक है, इसको अधिनियमित किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको अधिनियमित कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का गठन किया गया। यानी कि ये अधिनियम जो है एनडीएमए को जो है एम्पावर्ड करता है, शक्तियां प्रदान करता है। यानी कि जब ये अधिनियम आ गया तो इसके बाद इस प्राधिकरण का गठन हुआ, ठीक है, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इस प्राधिकरण का जहाँ पर गठन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया हुआ सब पॉइंट। देखिए यहाँ पर जो एनडीएमए की स्थापना जो समय हुई थी, यानी कि एनडीएमए जो प्राधिकरण की स्थापना हुई थी कार्यकारी आदेश के द्वारा सन 2005 में हुई थी, लेकिन सन 2006 में से जो है अधिनियमित किया गया बाद में। इसे मतलब कानूनी रूप से अधिनियमित किया गया क्योंकि शक्तियां वगैरह थी, तमाम विभागों में समन्वय स्थापित करवाना था। तो जरूरी ये था कि भाई इसे कानूनी रूप से मान्यता मिल जाए, यानी एक अधिनियम के रूप में से मान्यता मिल जाए, तभी ये प्राधिकरण जो है अपने आप में अच्छे से कार्य कर पाएगा, ठीक है। तो 2005 में उन्होंने कार्यकारी आदेश के तहत इसकी स्थापना तो कर दी, लेकिन इसे अधिनियमित जो किया है वो सन 2006 में जाके किया है, ठीक है। यानी कि अब आप देखिए कि मान लीजिए कहीं एक क्षेत्र में आपदा आती है तो आपदा के दौरान केवल और केवल बचाव दल ही नहीं होता है, वहाँ पर आपने देखा हो डॉक्टर भी लगे होते हैं, यानी पर्टिकुलर चेकअप वगैरह करने के डॉक्टर वगैरह लगे होते हैं। इसके अलावा जो है भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए अलग अलग विभाग जो है वहाँ पर तैनात होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोई लूट मार ना हो या फिर कोई हिंसा ना भड़के, इसलिए पुलिस बल भी तैनात रहता है। यानी सभी जो विभाग हैं वो तत्पर होकर लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जरूरी बात है कि समन्वय स्थापित करना। समन्वय हम तभी स्थापित कर सकते हैं जब हमें शक्तियां प्रदान की गई होंगी। तो जरूरी ये था कि भाई इसे शक्तियां प्रदान की जाएं। तो यहाँ पर इसे सन 2006 में अधिसूचित किया गया, अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया, ठीक है। तो इसमें लिख लेना कि आरंभ में सब पॉइंट करके एनडीएमए की स्थापना जो होती वो 2005 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा की गई और बाद में एनडीए को 2006 में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। इस प्राधिकरण को यहाँ पे अधिसूचित किया गया, ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एनडीएमए में कितने कितने लोग होंगे। देखिए एनडीएमए की बात करें तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक अध्यक्ष और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ प्रधानमंत्री जो होते हैं वो उसके प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। सदस्यगण जो होते हैं वो अध्यक्ष के द्वारा नामित किए जाते हैं और अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष बना लेता है, सीईओ के रूप में, ठीक है, कार्यकारी के रूप में भी रख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें सब पॉइंट करके लिख लेना। यहाँ पर ये पहला सब पॉइंट हो गया थर्ड का, और ये थर्ड का सेकंड सब पॉइंट हो गया। यानी सदस्यगण अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं और अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष नामित कर लेते हैं। देखिए इनका जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वगैरह जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष इन्हें जो शक्तियां प्रदान की गई होती हैं, जबकि इनके सदस्य वगैरह होते हैं वो राज्य मंत्रियों के समकक्ष होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट में लिख लेना। यहाँ पर इसमें थर्ड सब पॉइंट में उपाध्यक्ष का दर्जा जो होता है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, जबकि सदस्यों का राज्य मंत्री के समकक्ष। तो ये तो इनकी स्थापना के ये मूल मंत्र थे। आपने ये मूल जो यहाँ पे की पॉइंट्स थे वो आपने नोट डाउन कर लिए, देख भी लिए, ठीक है। एक बार इनका उद्देश्य देख लेते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य हमें लिखना नहीं है, बस समझना है उद्देश्य, ठीक है। देखिए हम कोशिश यही करेंगे कि हम वही लिखें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यानी उद्देश्यों को आप अगर मौखिक रूप से समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आपको अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक है। पहली बात यह है कि ज्ञान नवाचार शिक्षा के माध्यम से रोकथाम। यानी कहने का मतलब क्या है? यानी कि हम जानकारी के मामले के हिसाब से नवाचार, यानी कि हम नई तकनीकी नए इनोवेशन के माध्यम से, यानी कि हमने आपने देखा होगा कि तमाम डिपार्टमेंट वगैरह स्थापित किए गए, इसरो के साथ संपर्क साधा गया है कि तमाम कहीं भी जो आपदाएं हैं, आपदाओं की अगर हलचल महसूस हो या कोई सुनामी वगैरह महसूस हो, तत्काल उसे इन्फॉर्म किया जा सके, ताकि हम समय रहते जो है राहत शिविर वहाँ पर लगा सकें, समय रहते लोगों को वहाँ से हटा सकें, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे लिखा गया है प्रौद्योगिकी परंपरागत ज्ञान पर्यावरण दृढ़ता पर आधारित न्यूनीकरण उपायों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। यानी आजकल आप देख रहे होंगे हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो जाती है। यानी पूर्वानुमान हम हर चीज़ का लगा लेते हैं, वर्षा कब होगी, कब मौसम विषम होगा, ठीक है, कब ओले पड़ेंगे, सब पूर्वानुमान लग जाता है। तो अगर हम पूर्वानुमान के रहते पहले ही सचेत हो जाएं तो यकीन मानिए हम आपदाओं को कम से कम कर, यानी आपदा में हम जो जानमाल की हानि होगी उसको हम कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है थर्ड वाला, यहाँ पे लिखा है विकासात्मक नियोजन प्रक्रिया की मुख्य धारा में आपदा प्रबंधन को जोड़ना। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जब भी विकास करें तो विकास की प्रक्रिया में हम आपदा को भी ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि हम मान लीजिए कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक सोसाइटी का, एक सोसाइटी के लिए बिल्डिंग तैयार की जा रही है। अब बिल्डिंग तैयार करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि भाई वो जो क्षेत्र है वो किस तरह का क्षेत्र है, क्या भूकंप प्रभावित क्षेत्र है या भूकंप प्रभावित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हम वहाँ पर जो है बिल्डिंग का जो है खाका तैयार करें, बिल्डिंग का एक नक्शा खींचें, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग उसमें कहाँ कहाँ, जैसे आपने देखा इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग आजकल जो है भूकंप रोधी इमारतें भी बनने लगी हैं, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पर अगर हमें लगता है कि भाई वो भूकंप सेंसिटिव जोन है तो हमें वो इमारत जो है भूकंप रोधी इमारत बनानी चाहिए, ठीक है। तो विकास के आत्मक नियोजन की प्रक्रिया है, इसमें हम मुख्य धारा के रूप में आपदा प्रबंधन को भी जोड़ें, आपदा को भी देखें, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मनमर्जी से मान लीजिए जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर हमने टेम्परेरी घर बना दिए, यानी कि हमने मान लीजिए पक्के घर तो बना दिए लेकिन उनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा, भूकंप रोधी घर नहीं बनाए, तो क्या होगा कि भूकंप के झटके में पूरा घर ढह जाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ हमें क्रिएट नहीं होने देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ एक समर्थ नियामकी वातावरण एवं अनुपालन व्यवस्था सृजित करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकी वैधानिक तंत्र की स्थापना। यानी कि ऐसा भी ना हो कि भाई हम ऐसे उपाय खोजें जिससे वातावरण को नुकसान हो, वातावरण को भी नुकसान भी नहीं होना देना चाहिए। यानी सब चीज़ें यहाँ पर यही बोली गई हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपदा जोखिम की पहचान, अनुमान, अनुश्रवण की कार्यकुशलता प्रक्रिया सुनिश्चित करना। यानी आपदा जोखिम की पहचान करना कि कहाँ आपदा आ रही है, अनुमान लगाना, ठीक है, अनुश्रवण करना उसकी, और उसकी कार्यकुशलता यानी कि हम वहाँ पर बचाव कैसे करें उसकी हम प्रक्रिया सुनिश्चित करें। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि समाज का जो ऐसे वर्ग हैं, ऐसे रिजर्व्ड वर्ग हैं, आरक्षित वर्ग हैं, यानी मान लीजिए जो डिप्राइव्ड वर्ग हैं, जिनके पास वाकई में आर्थिक रूप से वंचित वर्ग हैं, उनका भी ख्याल रखना, उनके हितों को भी ख्याल रखना, उनके हितों के प्रति हमें सजग रहना है, संवेदनापूर्ण रहना है, ताकि मालूम पड़े कि भाई तमाम आपने देखा होगा कि धनाढ़ लोग वगैरह जो होते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो बैंक जो है बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस रखा है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो डेली वर्कर्स हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और वो ऐसी आपदाओं में उनका क्या होगा, ठीक है। उनके तो आसियाने तो उजड़ेंगे, साथ ही साथ उनकी कमाई का स्रोत भी खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसे उपाय भी खोजने हैं ताकि ऐसे लोगों जो है उनकी आजीविका खत्म ना हो, साथ ही साथ वो भी सर्वाइव करते रहें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पुनर्निर्माण के एक अवसर के रूप में लेते हुए ये सब बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एनडीएमए के कार्य, ये यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। ऊपर वाला तो आपने समझने वाला था, समझ लिया आपने। अब एनडीएमए के कार्य देखते हैं, कार्य इसके कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहला कार्य है यहाँ पे कि आपदा प्रबंधन की नीतियाँ तैयार करना, ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार करना आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, ठीक है। राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति करना, यानी नेशनल लेवल पर आपदा से रिलेटेड एक योजना तैयार करना कि किस तरह से हमें जो है आपदाओं से निपटना है, क्या कैसे करना है, हैंडल करना है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय योजना के अनुरूप केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों द्वारा योजनाओं को स्वीकृत करना, यानी आपने देखा होगा कि आपदा के दौरान लगभग सभी विभाग, सभी मंत्रालय मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। तभी हम किसी आपदा से निपट सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ठीक है, चाहे जलापूर्ति विभाग हो, कोई भी विभाग हो, यानी कि हमारी जो दैनिक क्रियाओं से जुड़े हुए जो भी हमारे मुद्दे हैं उन सभी से को अलग अलग विभाग जो है हैंडल करते हैं। तो जरूरी ये है कि उन विभागों के मध्य एक समन्वय स्थापित हो ताकि हमें जो है समय पर हमारी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व आउट हो सकें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इनके हेतु राज्य योजना के लिए पालन करने वाले दिशा निर्देश तैयार करना, यानी कि ये जो आपके एनडीएमए है ये राज्यों के लिए, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इनके लिए भी गाइडलाइन तैयार करता है, ठीक है। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों योजनाओं को लागू करने संबंधी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना, मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करना है इसे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे न्यूनीकरण के उद्देश्य से विधि के प्रावधान की अनुशंसा करना, न्यूनीकरण यानी कम से कम क्षति हो, ठीक है, यानी कानून के प्रावधान की अनुशंसा करना, ऐसा प्रावधान हमें लेके आना जिससे कम से कम क्षति हो, ठीक है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन संस्थान है इसको चलाने के लिए व्यापक नीतियां और निर्देश निर्धारित करना, यानी कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये कहाँ पर स्थित है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इसको भी चलाने के लिए कुछ गाइडलाइन वगैरह तैयार करना, ये इसका जो है कार्य है, किसका, एनडीएमए का, ठीक है। देखिए एनडीएमए के कुछ अतिरिक्त कार्य हैं, अतिरिक्त कार्य भी देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे अतिरिक्त कार्य ये है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले सहाय के न्यूनतम मानक का निर्धारण और अनुशंसा करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि डिजास्टर के दौरान चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर घर ढह जाते हैं तो लगभग सभी उसी दायरे में आ जाते हैं, ठीक है। यानी भोजन की आवश्यकता मान लीजिए सभी को ही होगी, यानी मान लीजिए कहीं भूकंप आया, भूकंप में जरूरी नहीं है भाई अमीर लोग बच गए हों, गरीब लोगों का ही क्षति हुई हो, तो वो सभी की क्षति होती है, यानी ऐसे टाइम पे भोजन पानी सभी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमें ऐसे मानक तैयार करने हैं जिसमें सभी लोग जो है, सभी लोगों को मानक से जो है कि तहत रखा जा सके, ऐसा ना हो किसी को ज़्यादा दे रहे हो किसी को कम दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सांघातिक पैमाने की आपदा की स्थिति में जो है प्रभावित व्यक्तियों को ऋण चुकाने, रियायती नए ऋण प्राप्त करने की भी अनुशंसा प्राप्त करना, यानी कोई बड़ी आपदा आई है तो ऐसे टाइम पर ये जो है संबंधित व्यक्तियों को ऋण देने के लिए या फिर ऋण चुकाने के लिए या फिर उन्हें नए ऋणों में जो है उनमें रियायत वगैरह की अनुशंसा करता है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये लिख लेना, थर्ड पॉइंट, जो एनडीआरएफ है यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो इसी के अधीक्षण में आता है, इसी के अधीक्षण में वो कार्य करता है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो है इसका सामान्य अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करता है, ठीक है। देखिए जो एनडीआरएफ था, एनडीआरएफ में ये होता है कि तमाम आपके देख रहे होंगे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह होते हैं यहाँ से ले लिए जाते हैं, ठीक है। यानी पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह से जो जवान होते हैं वो एनडीआरएफ के लिए ले लिए जाते हैं, ठीक है। वहीं एसडीआरएफ का भी यही है कि राज्यों के जो प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्सिलरी जो बल होते हैं यानी पीएससी बल वगैरह होते हैं या पुलिस बल वगैरह में से जो होते हैं, ठीक है, आवेदन आते हैं उसी में से ही विभाग में से ही, तो वहाँ से ले लिए जाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं शायद अब तो इसकी भर्ती वगैरह निकलने लगी हैं, वैकेंसी वगैरह इसकी भी आने लगी हैं अलग से, लेकिन पहले जब ये बन के तैयार हुआ था तब यही किया गया था कि जो तमाम अर्धसैनिक बल वगैरह थे वहाँ से ले लिए गए थे, वहीं से जवान यहाँ पर लगा दिए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगला यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है विभागों अथवा प्राधिकारी को राहत एवं बचाव के लिए जरूरी सामग्री की आपात खरीद के लिए अधिकृत करता है, यानी तमाम विभागों और जो प्राधिकारी हैं इनके लिए कोई राहत और बचाव सामग्री अगर जरूरी खरीदनी है तो उसके लिए ये उन्हें अधिकृत करता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिख लेना, जो एनडीएमए है अपनी समस्त गतिविधियों की रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसी पर जो है संसद के दोनों पटलों पर रखवाता है, ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई है, इसमें देख लेते हैं कितने कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा जो है प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। और राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है उसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। और राज्य कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष है वो एसडीएमए का पदेन सदस्य होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या है 8, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी अध्यक्ष को मिलाकर 1 + 8 ऐसे करके कितनी संख्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है।
तो आपने ये देख लिया। देखिए इन्हीं में से यहाँ पर क्या करते हैं, वही प्रक्रिया है यहाँ पे, इन्हीं में से एक को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये यही प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। और देखिए इसकी भी नीतियाँ सेम ही हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पहली बात यह है कि राज्य आपदा प्रबंधन नीतियाँ निर्माण करना, ठीक है, यानी राज्यों के लिए आपदा से संबंधित योजनाएं तैयार करना। ठीक है, ये सेकंड मत लिखना। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं को आपदा से बचाने अथवा इसके प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु, ठीक है, इनके उपायों को एकीकृत किया जा सके। कहने का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन, यानी विभिन्न विभागों वगैरह, विभिन्न जो राज्य के विभिन्न विभाग हैं, ठीक है, जो कार्यरत होते हैं, तो उनके मध्य एक कोऑर्डिनेशन तैयार करना, ठीक है, समन्वय तैयार करना, उनकी जो योजनाएं हैं आपदा को निपटने की, उन सबको एकीकृत करके, ठीक है, संगठित होकर उन्हें कार्य में लगाना, ये सब इनके कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यूनीकरण, यानी यहाँ पर लिखा है न्यूनीकरण तैयारी उपायों के लिए निधि के प्रावधान की अनुशंसा करना। निधि का मतलब होता है फंड वगैरह। ठीक है, तो फंडिंग वगैरह के लिए यहाँ पर अनुशंसा करना। राज्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वही सब प्रावधान है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है, बस हमने ये देख लिया ऊपर ये इसका ढांचा कैसा है वो आपने देख लिया, और यहाँ पर इसके वही सब प्रावधान है, कोई कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, सब राज्यों से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा न्यूनीकरण, क्षमता निर्माण और तैयारी से जुड़े जो राज्य सरकार के विभाग हैं, इनके उपायों की समीक्षा करना और इन्हें जरूरी गाइडलाइन प्रदान करना, ये इनके कार्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है, ये है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसमें से अक्सर करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, चूंकि ये हम लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई इकाई होती है, हर जिले पर मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अक्सर करके पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर कहा तो यही गया है कि हर जिले पर बनाई जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत से राज्य ऐसे हैं, उन राज्यों ने केवल ऐसे जिले चिन्हित कर लिए हैं जहाँ पर आपदाएं ज़्यादा आती हैं, तो वहाँ पर ऐसा गठन कर दिया है इसका। ठीक है, वैसे कहा तो ये गया है हर जिले में होना चाहिए ये, तो यहाँ पर वही है संरचना कि प्रत्येक राज्य सरकार को अपने प्रत्येक जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, ठीक है, की स्थापना करनी चाहिए। इसमें जो है एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिलाधिकारी यानी DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर जो है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी ये अगला सब पॉइंट इसमें पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना। DDMA यहाँ पर जो है DDMA का DM या इसका DC या डिप्टी कमिश्नर जो है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, वहीं यहाँ पर जो स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं, ठीक है, वो इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी कि यहाँ पर स्थानीय जो प्राधिकार हैं, स्थानीय प्राधिकार वगैरह स्थानीय जो हैं यहाँ पर, जैसे जिला स्तर पर निगम वगैरह है या फिर सांसद वगैरह है, ठीक है, वो इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी जिला सांसद वगैरह उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है, जो जनजातीय इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जनजातीय क्षेत्रों के मामले में यहाँ पर जो 87 जिले की जिला परिषद है, इसका मुख्य कार्यकारी सदस्य DDMA का पदेन सह अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी कि अगर जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं, आपको पता होगा 6ठी अनुसूची में उल्लिखित है इनके लिए प्रावधान, तो इसके तहत जो 87 जिले की जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी सदस्य जो होता है वो DDM का पदेन सह अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अलावा यहाँ पर, ठीक है, देखिए DDMA का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक का मतलब कि यहाँ पर जो है कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये जिला पुलिस अधीक्षक होता है, SSP होता है। ठीक है, और एक जिला चिकित्सा अधिकारी भी इसमें DDM के पदेन सदस्य के रूप में होता है। चूंकि आपदाएं वगैरह आती हैं तो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग भी अपना पूरा ख्याल रखता है लोगों के स्वास्थ्य का। ठीक है, तो ये इसमें शामिल होते हैं। कार्य देख लेते हैं इनके। ठीक है, तो कार्य में वही है, आप सब जानते हैं कि पहली बात जिला से रिलेटेड, यानी कि जिला के लिए आपदा प्रबंधन योजना जिसमें जिला अनुक्रिया योजना शामिल हो, इनका निर्माण करना। ठीक है, देखिए इन पर चुनिंदा जो कार्य हैं वो देख लेते हैं, बाद बाकी आप सब जानते हैं जो इंपॉर्टेंट, यानी कि ये सब चीज़ें तो आप अपने आप जानते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में देखते चुके होंगे। तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जैसे नहरें वगैरह या नदियाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो वहाँ पर अक्सर आपदा आती रहती है बरसात के मौसम में। ठीक है, बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिला वाले का कि जो राष्ट्रीय नीति है, राज्य नीति है, ठीक है, या राष्ट्रीय योजना या राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन में समन्वय और अनुश्रवण करना। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति आई है या राज्य स्तर पर कोई नीति है या राष्ट्रीय योजना कोई चल रही है आपदा से रिलेटेड कोई बनी हुई है या फिर राज्य योजना बनी हुई है, ठीक है, या फिर हमने कोई जिला योजना बनाई है, उन सब में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। ठीक है, अब देखिए कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। मान लीजिए कोई राष्ट्रीय योजना ये है कि भाई आपदा प्रभावित लोगों को मान लीजिए कि 50-50 हज़ार रुपये, मान लीजिए मृतक व्यक्तियों को 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई है राष्ट्रीय योजना के तहत। ठीक है, या फिर प्रभावित लोगों को 25-25 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई है, राज्य स्तर पर अलग घोषणा की गई है। तो इन सब की सम्मिलित राशि जो है वो कौन आवंटित करवाएगा, वो जिला जो आपकी जो DDMA है,
ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इन सब की राशि सम्मिलित करके जो यानी कि जो यहाँ पर जो कहते हैं प्रभावित व्यक्ति हैं उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल यही होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे निचले स्तर पर यही कार्यरत होता है। राज्य स्तर यानी कि राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो निचले स्तर पर जिला ही कार्यरत है, ठीक है। जिले के संदर्भ में वैसे फिर आप कहेंगे गाँव नहीं, जिला स्तर पर डीएम ही देखता है पूरा, ठीक है, जिले का कार्यभार। तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वहाँ हमें ये चिन्हित करना है, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना चल रही है आपदा से रिलेटेड, और उसका लाभ कैसे वहाँ पे जो लाभार्थी हैं या फिर जो प्रभावित व्यक्ति हैं उन्हें कैसे जो प्रदान करवाया जाए, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा पहचान करना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उन जिलों की पहचान करना यहाँ पर अक्सर करके आपदा आती रहती है या आपदा के लिए भिद्ध हैं। जैसे आपने देखा होगा यूपी के जो गंगा के तटवर्ती जिले हैं, जहाँ से गंगा होके जो है गंगा जी जो है होकर निकल रही है, वो अक्सर जो है बाढ़ प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे जिलों के लिए विशेष रूप से यूपी प्रशासन ने जो है आपदा राहत बल के रूप में यहाँ पर जो यूपी पीएसी की हैं कुछ बटालियन तैनात कर दी हैं, कुछ बटालियन जो हैं पर्टिकुलर रूप से इसके लिए लगा दी गई हैं, ठीक है। यानी हर जिले के हिसाब से बटालियन यहाँ पे नियुक्त कर दी गई हैं कि भाई आपको जैसे मेले वगैरह चलते हैं, मेले वगैरह में जो व्यक्ति वगैरह तमाम डूब जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, ठीक है, या फिर आपदाएं वगैरह आती हैं तो ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को रेस्क्यू करने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बना दी गई हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि हमारे राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदाएं आती हैं उन्हें चिन्हित करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो बताया गया है कि जिले के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों को के लिए यानी कर्मचारियों और स्वैच्छिक राहत कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और समन्वय करवाना, ठीक है। यानी समय समय पर हमें बताते रहना, लोगों को जागरूक करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बताया गया है स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ जिन्हें बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आपदा की रोकथाम अथवा न्यूनीकरण के लिए जो सामुदायिक प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रम चलाना। यानी कि देखा होगा आपने आपदा के दौरान ऐसा नहीं है गवर्नमेंट प्रयास करती है, तमाम एनजीओस होते हैं, तमाम स्वयंसेवी समूह होते हैं जो अपने स्तर से राहत कार्य करवाते हैं। आपने देखा भी होगा तमाम जगहों पर, जैसे अभी आप लॉकडाउन की स्थिति में देख रहे हैं, तमाम स्वयंसेवी समूह के लोग हैं जो तमाम भूखे प्यासे लोगों को खाना खिला रहे हैं, ठीक है। ये एक अच्छा कार्य भी है, पुण्य का कार्य भी है, तो करना भी चाहिए हम सबको, ठीक है। तो इन सब के मध्य समन्वय स्थापित करना, इन्हें ट्रेंड करना, इन्हें जागरूक करना, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कोई पूर्व चेतावनी वगैरह आई है और या फिर जन सामान्य की सूचना है उसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना ताकि लोग समय रहते सचेत हो सकें और जान माल की हानि कम से कम हो, ठीक है। यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि पूर्व चेतावनी तथा जन सामान्य को सूचना सही तरीके से पहुंचाने की प्रक्रिया को स्थापित करना, उनकी समीक्षा करना तथा उसका उन्नयन करना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने यहाँ पे देख लिए। मैंने चुनिंदा पॉइंट जो थे वो आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। देखिए आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मुझे बोल चुके हैं कि सर आपके इस वीडियो में आवाज़ थोड़ी कम आती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप कृपया करके ईयरफोन जो है अपने कानों में लगा लें, ठीक है। हो सकता है आपके मोबाइल का जो स्पीकर हो लाउड ना हो, ज़्यादा बहुत तेज़ आवाज़ नहीं निकाल रहा हो, तो और आपको लगता हो कि सर बहुत धीरे बोलें। मैं देखिए मैं धीरे नहीं बोलता हूँ, मैं अपनी पूरी स्पीड से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ समस्या होती तो मैं ये मान सकता था मेरा माइक ख़राब है। मैंने खुद भी टेस्टिंग एक दो बार अपने फ़ोन पर की कि शायद हो सकता है मेरी आवाज़ कम हो या माइक में प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ये केवल चुनिंदा यानी कि मुश्किल से यानी किसी कोई वीडियो में एक या दो व्यक्तियों के मुझे कमेंट मिल जाते हैं। तो सभी से गुजारिश ये है कि आप ईयरफोन लगा के वीडियो देखा करें तो आपको इस तरह की दिक्कतें महसूस नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। मैंने देखा है कि आज भी मुझे काफ़ी सारे लोगों को कमेंट मिले जो कि अभी इस दौरान अभी चैनल से जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं सर हम काफ़ी पीछे रह गए, हमें नहीं मालूम था ऐसा भी चैनल है जहाँ पर सारा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। ये आपका चैनल है, ठीक है, आप लोग यहाँ पढ़ें। और देखिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये जो समय चल रहा है अभी लॉकडाउन वाला, ये समय को व्यर्थ ना गंवाएं। इसमें मैं आपके लिए तत्पर हूँ, आप उतना ही तत्पर आप रहें आप, ठीक है। यानी उतना ही तत्पर आप डेडिकेट आप स्टडी के लिए रहें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है। और आपका जो टाइम है खाली ना जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।